एक्शन। ओ माय गॉड सर, अमेंडमेंट बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है सर। अब दोस्तों, रेगुलेटरी एक्शन में चैप्टर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का प्रोसीजर फॉर होल्डिंग इंक्वायरी एंड इंपोजिंग पेनल्टी अमेंडमेंट रूल्स 2021, जो सेबी पेनल्टीज लेवी करता है, सेबी जो एक्शन लेता है, उसको लेकर सेबी का जो भी नोटिस है, सेबी का जो भी ऑर्डर है, उस ऑर्डर के रूल 7 में अमेंडमेंट है। नाउ यहां पर जो अमेंडमेंट है मैं आपको बताऊंगा। आप बोलोगे सर आप आगे बढ़ो, ए बी, व्हाट इज द अमेंडमेंट? आप सबने ये पढ़ा है, ध्यान से सुनो। रूल 7 में आपने क्या पढ़ा है? जब भी सेबी का कोई नोटिस है या सेबी का कोई ऑर्डर है किसी व्यक्ति के नाम से इन्वेस्टिगेट करना है, किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको नोटिस भेजना है, या इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट आया है सेबी के पास, उस रिपोर्ट के तहत सेबी ने एक्शन लिया है और उस एक्शन के अब ऑर्डर, सेबी के ऑर्डर की कॉपी भेजनी है, तो सर्विस ऑफ नोटिस एंड सर्विस ऑफ ऑर्डर अगर सेबी को करना है तो जनरली सेबी कैसे करती है? उस व्यक्ति के नाम से उस व्यक्ति को डिलीवर की जाएगी या उसके किसी ऑथोराइज्ड एजेंट को सेबी वो ऑर्डर की या नोटिस की कॉपी देती है। अगर कोई व्यक्ति को डिलीवर नहीं कर सकते तो सेबी विल सेंड दैट ऑर्डर एंड नोटिस कॉपी बाय फैक्स और ईमेल। आज तक आपने क्या पढ़ा है? फैक्स और ईमेल से भेजा जाएगा। फैक्स और ईमेल के अलावा सेबी उस केस में उसके रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट या कुरियर से भेज सकती है एट the address of that person which is with SEBI, residential address or any address where he works for gain, SEBI भेजती है। अगर ये कॉपी जो फैक्स से भेजी जा रही है, ईमेल से भेजी जा रही है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू से भेजी जा रही है, कुरियर से भेजी जा रही है, स्पीड पोस्ट से भेजी जा रही है, तो उसके एड्रेस जो सेबी के पास है उस एड्रेस पर, उस पते पर भेजना है। वो कहता है अगर आप ये कॉपी उसके पते पर नहीं भेज पाते हो, इफ इट इज नॉट फेलियर टू सर्व नोटिस, इस तरह से आप सर्व नहीं कर सकते हो, तो वो जो सेबी की ऑर्डर और नोटिस है वो आपको कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ इस प्रीमाइसेस पर चिपकाना है, जिसके लिए 2 विटनेसेस होंगे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, फेलियर टू फिक्स द नोटिस, अफिक्स द नोटिस, ये भी अगर पॉसिबल नहीं है, उसके दरवाजे पर चिपका नहीं सकते बिकॉज हिज एड्रेस कैन नॉट बी फाउंड, तो ऐसे केस में आपको 2 न्यूज़पेपर्स में उसे पब्लिश करना है, वन इंग्लिश वन वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। ये अभी तक का प्रोविजन आपने पढ़ा है। अब अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट इज ओनली दिस दोस्तों, इसको लेकर वो अमेंडमेंट कहते हैं। अब नया पॉइंट कहता है सेबी अपने ऑर्डर की कॉपी या नोटिस की कॉपी इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग विथ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग के साथ साथ ईमेल के थ्रू भेजेगी। इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब क्या? व्हाट्सएप। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज है उनका इस्तेमाल करते हुए अलॉन्ग विथ ईमेल से कॉपी भेज सकती है। दिस इज द ओनली एडिशन। मतलब फैक्स और ईमेल के साथ साथ नाउ from December 2021, 31st December, they have allowed to SEBI to serve the copy of notice and order by electronic instant messaging along with email. But wait a minute. It says WhatsApp के साथ साथ email भी जाना चाहिए. Only electronic instant messaging is not allowed. Electronic instant messaging along with email, it has to be sent. And that electronic instant messaging along with email, when it is sent, it should be digitally signed by the competent authority. डिजिटली साइंड होना चाहिए। एंड अगर वो ईमेल बाउंस हो गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया बट ईमेल जो भेजा था ईमेल बाउंस हो गया, इफ ईमेल इज बाउंस दैट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड सर्विस। मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के साथ साथ ईमेल के थ्रू आपने ऑर्डर और नोटिस भेजा है, व्हाट्सएप पे नोटिस मिल गया बट ईमेल जो भेजा था ईमेल बाउंस हो गया, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड सर्विस। दैट इज द ओनली अमेंडमेंट। क्लियर है? तो यस सर बोलो, यस सर। दैट इज द ओनली अमेंडमेंट। ये भूलना नहीं है, बाउंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट वैलिड सर्विस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के साथ साथ आपका ईमेल भी जाना जरूरी है। अगर समझा है तो यस सर बोलो।
यस, सिमरन मैडम आ चुकी है, बहुत भारी, बहुत हार्ड। ओके, अब हे भगवान सर, 11 पेजेस के अमेंडमेंट से सर, 11 पेजेस के। हम लोग पेज नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं। एंड मैं आपको बता दूं, सेम रूल 7 यहां पर चैप्टर नंबर 6 में भी दिया है, ठोको ताली। तो ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। चैप्टर नंबर 7 में भी सेम रूल दिया है भैया। हम चैप्टर नंबर 5 के साथ साथ चैप्टर नंबर 6 के भी सेम रूल 7 को पढ़ चुके हैं। मुतातिस मुतंदिस नहीं, यहाँ पे सेम रूल है। हाँ, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के थ्रू अगर नोटिस भेजते हो तो ईमेल जरूरी है। ईमेल अगर बाउंस हो जाता है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड सर्विस। अच्छा सर, ये क्या है? फेसलेस जुरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी स्कीम मार्च 28 2022। भैया नाम में ही सब कुछ है ना, फेसलेस। अभी आप और मैं कैसे है? फेसलेस है। हालांकि फेसलेस में मेरा फेस आपको दिख रहा है, आपका फेस मुझे नहीं दिख रहा है, आपका फेस मुझे नहीं दिख रहा है। ये कहते हैं फेसलेस जुरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट ने ये जो फेसलेस जुरिसडिक्शन के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, ये क्यों किया है? आप सबको पता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज में कितनी ईमानदारी से काम होता था, आप सबको पता है। उस ईमानदारी से जो काम हो रहा था, उस ईमानदारी को सही राह पर लाने के लिए गवर्नमेंट ने फेसलेस जुरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज शुरू किया। अब देखो फेसलेस, इसमें क्या है? जुरिसडिक्शन है, जुरिसडिक्शन, फेसलेस जुरिसडिक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फेसलेस जुरिसडिक्शन? ये समझो। पहले क्या होता था, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे नील लकड़ावाला का। नील ने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न पुणे के पीएमटी पीएमटी इनकम टैक्स डिपार्ट अथॉरिटी के पास फाइल किया। पहले बता रहा हूं मैं, फेसलेस जुरिसडिक्शन से पहले नील ने अगर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न पुणे के पीएमटी इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास फाइल किया, कल को नील के इनकम टैक्स रिटर्न को स्क्रूटिनाइज करने के बाद नील को अगर असेसमेंट के लिए बुलाना है या स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स करना है, नील का असेसमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करना है, स्क्रूटिनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स करना है, तो पुणे का जो पीएमटी इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफिसर है वो नील को नोटिस भेजता है। जहां पर वो फाइल कर रहा था वही असेसिंग ऑफिसर उसको नोटिस भेजता था। नाउ एज पर द न्यू रेगुलेशंस फेसलेस जुरिसडिक्शन हुआ है। मतलब क्योंकि नाउ द इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड ऑनलाइन, नील को स्क्रूटिनी के लिए पुणे का पीएमटी का असेसिंग ऑफिसर बुलाएगा जरूरी नहीं है। किसी भी अलग जुरिसडिक्शन से गवर्नमेंट क्या कर सकता है? ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। एंड 2 ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे, एक पुणे के पीएमटी डिवीजन से और किसी और जुरिसडिक्शन से। दोनों कॉन्करेंटली, मतलब एट द सेम टाइम नील का क्या करेंगे? स्क्रूटिनी करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। दिस इज द प्रोविजन विच दे हैव एडेड इन द फेसलेस जुरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी स्कीम। कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको जो बोल रहा हूं उतना ही आप ध्यान में रखो। वो कहता है इस फेसलेस जुरिसडिक्शन अथॉरिटी स्कीम के तहत गवर्नमेंट के पास पावर है। क्या पावर है? कि वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को असाइन किए हुए excess of all arenas of powers and performs all in the functions conferred on assigned to income tax authorities। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को असाइन किए हुए सारे पावर्स एंड परफॉर्मेंस को गवर्नमेंट किसी और व्यक्ति को डेलीगेट कर सकता है। जुरिसडिक्शन विद द असेसिंग ऑफिसर, किसको जुरिसडिक्शन देना है, स्क्रूटिनी का अधिकार किसको देना है, ये भी गवर्नमेंट के पास पावर है। एक केस को दूसरे डिपार्टमेंट के पास ट्रांसफर करने के लिए, एक ऑफिसर का केस दूसरे ऑफिसर के पास ट्रांसफर करने का पावर भी गवर्नमेंट के पास है। जुरिसडिक्शन इन केस ऑफ चेंज ऑफ इनकम्बेंसी, इनकम्बेंसी मतलब क्या? अर्जेंसी, इमरजेंसी। चेंज ऑफ इनकम्बेंसी एज रेफर टू इन सेक्शन 129। तो भैया गवर्नमेंट के पास पावर है, वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के, एक इनकम टैक्स अथॉरिटी के पावर एंड फंक्शन किसी दूसरे इनकम टैक्स अथॉरिटी को असाइन कर सकता है। एक इनकम टैक्स अथॉरिटी का जुरिसडिक्शन, असेसिंग ऑफिसर का जुरिसडिक्शन किसी और को दे सकता है। एक की केस किसी और के पास ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा पावर गवर्नमेंट के पास है। ऐसा क्यों है? ये जो स्कीम है
इससे क्या होगा, ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी। ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आएगी। इस स्कीम से इंटरफेस बिटवीन इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड असेसी हट जाएगा, एलिमिनेटेड। अब असेसी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाकर चाय पानी, खर्चा पानी कुछ दे नहीं सकता है, बिकॉज इज फेसलेस। सो इट विल एलिमिनेट द इंटरफेस बिटवीन द इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड द असेसी। इस पर्टिकुलर स्कीम से इनकम टैक्स अथॉरिटीज के समय का सदुपयोग होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं होगा, कम से कम समय में केस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। टीम बेस्ड सर्विस होगा, बिकॉज टू और मोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज विल वर्क कॉन्करेंटली। ये जो फेसलेस जुरिसडिक्शन है जिसमें स्क्रूटिनी होगा, वो दो या दो से ज्यादा इनकम टैक्स अथॉरिटीज कॉन्करेंटली उस पर्टिकुलर असेसी का क्या करेंगे, फेसलेस इंक्वायरी करेंगे, वेरीफाई। तो इससे होगा क्या, जब दो ऑफिसर्स कर रहे हैं तो इस केस में टीम बेस्ड काम होगा, दोनों मिलकर काम करेंगे। और जब दो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है तो चाय पानी, खर्चा पानी के चांसेस कम है। तो आई से दिस इज नथिंग बट बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। आपको एग्जाम में क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए इस पर आ सकता है कि फेसलेस जुरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी स्कीम 2022 के क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है। ये 3 फीचर्स के अलावा, फीचर्स बेनिफिट्स, इम्पार्ट ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आई से दिस आर द 4 बेनिफिट्स एंड फीचर्स ऑफ द स्कीम। फिर इस स्कीम में उन्होंने कहा है द स्कीम प्रोवाइड्स द कवरेज रिलेटिंग टू स्कोप, पावर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज व्हिच आर एज अंडर। ये पूरा ब्लाबला जो दिया ना, वो पढ़ने की जगह इतना पढ़ो, हो गया, बल्ले बल्ले। क्या दिया है, नाउ द वेस्टिंग ऑफ जुरिसडिक्शन विद असेसिंग ऑफिसर एज रेफर्ड टू 124 shall be in a faceless manner through automated allocation, automated allocation for the purposes including faceless assessment, faceless appeal, faceless penalty, e-verification, e-settlement scheme. Please understand the meaning of this. Vesting of jurisdiction with the assessing officer shall be in a faceless manner through automated allocation. भाई नील लकड़ावाला आज तक अपना इनकम टैक्स का रिटर्न पुणे के पीएमटी डिपार्टमेंट में जाके फाइल करता था। नाउ क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग हो रहा है, नील का इनकम टैक्स का रिटर्न बैंगलोर के जो सीपीसी सेंटर है वहां पर ऑनलाइन में जाता है। नील के इनकम टैक्स का रिटर्न हो सकता है चेन्नई में बैठे हुए किसी असेसिंग ऑफिसर के पास जाए स्क्रूटिनी के लिए, और वो नील को नोटिस भेजे और वो नील का फेसलेस मैनर में क्या करे, असेसमेंट करे। नील उसके ऑर्डर से खुश नहीं है तो नील कैन गो इन अपील, अगेन ये फेसलेस वे में होगा, उस अपील पर डिस्कशन फेसलेस मैनर में होगा, फेसलेस पेनल्टी होगा, ई वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन, ई मतलब ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, ऑनलाइन सेटलमेंट होगा। मतलब आपको एक दूसरे को मिलना ही नहीं है। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड अलोकेशन। ऑटोमेटेड क्यों कहते हैं, नील का फाइल के बाद इनकम टैक्स का रिटर्न किस असेसिंग ऑफिसर पर जाएगा, ये कंप्यूटर जनरेटेड होता है, इट इज ऑटोमेटिकली अलोकेटेड, किसके पास जाएगा किसी को नहीं पता होता है। ये इस पर्टिकुलर स्कीम का सबसे बड़ा इंपैक्ट है। समझा है तो यस सर बोलो, समझा है तो यस सर बोलो क्विकली, वेटिंग फॉर योर कमेंट। तो मैंने कहा इस स्कीम को लेकर 2 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक, फेसलेस जुरिसडिक्शन ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज के क्या फीचर्स और बेनिफिट्स है। तो ये 4 फीचर्स और बेनिफिट्स है, मैंने बताया 4 फीचर्स और बेनिफिट्स बताया। ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसफरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आएगा, इंटरफेस को एलिमिनेट करेगा, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करेगा, टीम बेस्ड सर्विसेज होगा जिसमें 2 और मोर इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या करेंगे, कॉन्करेंटली काम करेंगे। यही मैंने बेनिफिट्स और फीचर्स है। क्वेश्चन साइलेंट फीचर्स आ सकता है, बेनिफिट्स आ सकता है, आंसर इज वन एंड द सेम ऑफ दिस स्कीम। एंड इस स्कीम का इंपैक्ट क्या होगा, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द स्कीम। स्कीम का इंपैक्ट ये होगा कि नाउ जो जुरिसडिक्शन है, जो जुरिसडिक्शन होता है असेसिंग ऑफिसर को, वो असेसिंग ऑफिसर का जुरिसडिक्शन फेसलेस मैनर में थ्रू ऑटोमेटेड अलोकेशन होगा, जिसके तहत फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा, फेसलेस अपील होगा, फेसलेस पेनल्टी, ई वेरिफिकेशन, ई सेटलमेंट, सब कुछ ई वेरिफिकेशन और फेसलेस मैनर में होगा। दैट्स इट। क्लियर है डिंपल, वो बेनिफिट्स है 4। क्लियर है बेटा डिंपल जी।
डिम्पल जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस सर, चैप्टर नंबर 6 हो गया सर। सर आपने कहा था 15 से 20 मिनट में अमेंडमेंट हो जाएंगे। वी आर कम ऑन द सेकेंड लास्ट पेज ऑफ द अमेंडमेंट, चैप्टर नंबर 7 रिलीफ एंड रेमेडीज। बस उतना ही अमेंडमेंट का पार्ट पेंडिंग है, चैप्टर नंबर 7 का रिलीफ एंड रेमेडीज। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान से सुनना है, और आपके नोट्स में जो भी आपके क्लासरूम नोट्स है वो प्लीज आप सामने रखो, और उसमें अकॉर्डिंगली आपको चेंजेस भी करने हैं। इसको ही लेकर आई से समथिंग इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स में। इसी चैप्टर रिलीफ एंड रेमेडीज के कुछ अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं हमारे सेबी के सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स रेगुलेशंस 2022 में अमेंडमेंट आया फ्रॉम जनवरी 2022। सेबी के सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स को लेकर अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट क्या है वो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आपके क्लासरूम नोट्स जो भी है वो आप सामने रखो। मैं यहां पर मॉड्यूल का पेज नंबर सबको कहूंगा, आपके पास मॉड्यूल है तो मैं मॉड्यूल के पेज से आपको रेफर कराऊंगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मॉड्यूल का पेज नंबर फर्स्ट जो अमेंडमेंट है उसके लिए मॉड्यूल का पेज नंबर मैं बता रहा हूं। मॉड्यूल का पेज नंबर है 237 ऑफ योर मॉड्यूल, पेज नंबर 237 ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल फॉर डिसंबर 2022। जो भी ये अमेंडमेंट है रेगुलेशन 4 सब क्लॉज 2, ये पेज नंबर क्या कहा मैंने, 237 ऑफ आईसीएसआई मॉड्यूल पर ये अमेंडमेंट है रेगुलेशन 4 को लेकर। ना अमेंडमेंट क्या है, व्हाट इज द अमेंडमेंट, व्हाट इज द अमेंडमेंट। आप जब आओगे आईसीएसआई के मॉड्यूल पर पेज नंबर 237 पर, मेरे पास स्क्रीन पर देखना, हो गया अमेंडमेंट। ठोको ताली, इसको कहते हैं दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग। हो गया अमेंडमेंट, हो गया अमेंडमेंट। डिंपल, अभी तो हम ऐसा कहते हैं ना डिंपल बेटा, अभी तो एंगेजमेंट हुई है और तुम बोल रहे हो कि नहीं सर बच्चों का नाम क्या रखेंगे। डिंपल बेटा अभी तो एंगेजमेंट हुई है, फिर कोर्टशिप पीरियड होगा, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों का नाम रखेंगे, है कि नहीं डिंपल? यस और नो बेटा? तो सर आपने ये यहां पर ऐसा कट क्यों किया, यहां पर ऐसा कट क्यों किया? तो भाई सेबी के जो सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स है, सेबी के जो सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स है वो कहता है किसी भी पर्सन को सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना है, किसी भी पर्सन को सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो जब भी उसको शो कॉज नोटिस मिलता है, जब भी शो कॉज नोटिस मिलता है या सप्लीमेंट्री नोटिस मिलता है, शो कॉज नोटिस मिले या सप्लीमेंट्री नोटिस मिले, विच एवर इज लेटर, उसके 60 डेज में, उसके 60 दिनों के अंदर शो कॉज नोटिस या सप्लीमेंट्री नोटिस विच एवर इज लेटर, उसके 60 दिनों के अंदर उसको एप्लीकेशन करना है सेटलमेंट के लिए। ये लेटेस्ट प्रोविजन है। पुराने प्रोविजन में उसको 60 दिन के बाद भी एक्स्ट्रा 60 दिन मिलते थे, प्रोवाइडेड वो 25% ज्यादा क्या करे, सेटलमेंट का अमाउंट दे। अब ऐसा कुछ है ही नहीं, सिंपल किया उन्होंने, वेरी सिंपल। दे हैव ओमिटेड द पार्ट विच वॉज क्रिटिकल एंड विच वॉज अननेसेसरी। वो कहते हैं अगर आपको सेबी के पास सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन करना है, द न्यू रेगुलेशन सेज आपको शो कॉज नोटिस मिले या सप्लीमेंट्री नोटिस मिले, विच एवर इज लेटर, उसके 60 दिनों में आपने अप्लाई करना है। आपने 60 दिन में अप्लाई किया, दैट्स इट, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। फिर कुछ लोग बोलते सर 60 दिन में उसने अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? तो भैया 60 दिन में अगर अप्लाई नहीं किया तो आपका सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। दैट इज द ओनली पॉइंट। योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ यू हैव applied within 60 days from receiving the show cause notice or supplementary notice whichever is later। क्लियर है? तो यस सर बोलो। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, रेगुलेशन 4 सब क्लॉज 2। ये पूरा पढ़ाने की जगह मैंने आपको मॉड्यूल सामने रखकर इतना सिंप्लीफाई करके दिया। आई होप इट इज क्लियर। अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो ना। पूजा पंचाल, ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, विक्रम की तरफ नहीं। अब उन्होंने दिया आगे अमेंडमेंट टू रेगुलेशन 6।
रेगुलेशन 6 के अंदर रेगुलेशन 6 सब क्लॉज 1B। अब ये क्या है, ध्यान सुनो। अगेन मैं मॉड्यूल में आता हूं, ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल का ये रेगुलेशन है। रेगुलेशन 6 क्या है, जो भी आप एप्लीकेशन करते हो ना सेटलमेंट के लिए, वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब अमेंडमेंट क्या है, ध्यान सुनो। वो कहता है आपका एप्लीकेशन जो हुआ है सेटलमेंट का, वो कब रिजेक्ट होगा। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा जब एप्लीकेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया सेबी के भेजे हुए कम्युनिकेशन को, रिफ्यूजेस टू रिसीव और रिस्पॉन्ड। मान लो सेबी ने आपको लेटर लिखा आपके एप्लीकेशन मिलने के बाद कि आपके एप्लीकेशन के अंदर हमें कुछ ये जानकारी चाहिए, वो दे दो, आपने नहीं दिया। डू नॉट रिस्पॉन्ड और रिसीव, डू नॉट रिसीव और रिस्पॉन्ड, रिफ्यूजेस टू रिसीव और रिस्पॉन्ड, रिफ्यूजेस टू रिसीव और रिस्पॉन्ड द कम्युनिकेशन, या डज नॉट सबमिट और डिलेज द सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने जानकारी दी बट देर से दी या दी नहीं, या डज नॉट अपीयर बिफोर द इंटरनल कमिटी, डज नॉट अपीयर बिफोर द इंटरनल कमिटी व्हेन दे कॉल यू, या वायलेट्स इन एनी मैनर द अंडरटेकिंग एंड वेवर्स। जो भी आपने एप्लीकेशन देते वक्त अंडरटेकिंग एफिडेविट दिया था कि जो कुछ भी जानकारी दे रहा हूं सच दे रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं दे रहा हूं, वो आपने वायलेट किया, या आपने सेटलमेंट का अमाउंट जो था वो दिए हुए टाइम लिमिट में जमा नहीं किया, दिए हुए टाइम लिमिट में आपने सेटलमेंट का अमाउंट जमा नहीं किया, तो ऐसे केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। कितने ग्राउंड्स दिए यहां पर, मैंने कितने ग्राउंड्स पढ़े, बोलो मुझे क्विकली, कितने ग्राउंड्स पढ़े सेटलमेंट के, क्विकली बोलो कितने ग्राउंड्स है सेटलमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के, कितने ग्राउंड्स पढ़े हमने, सेटलमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के लिए कितने ग्राउंड्स पढ़े हमने, बोलो ना गधो, कितने ग्राउंड्स पर सेटलमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, 5 ग्राउंड्स पर। ये 5 ग्राउंड्स आपने अभी तक पढ़े थे, करेक्ट है। इन 5 ग्राउंड्स में ये जो ग्राउंड नंबर बी है ना, डज नॉट सबमिट और डिलेज द सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, वहां पर दिया डॉक्यूमेंट के अलावा, यहां पे अब नया अमेंडमेंट कहता है रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स। मतलब अगर एप्लीकेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन या कोई डॉक्यूमेंट जो सेबी ने कॉल की थी वो सबमिट नहीं की या देर से सबमिट की, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अलावा रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स अगर सबमिट नहीं किए या देर से सबमिट किए, तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। सो व्हाट इज रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स। फिर इसको पूछते सर ये रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स क्यों ऐड हुआ, क्यों ऐड हुआ, ये इसलिए ऐड हुआ, ये जो पॉइंट बी है ना आपको समझना होगा, ये पॉइंट बी इज रिलेटेड टू दिस पार्ट। रेगुलेशन में आओ, दिस रेगुलेशन आई विल शो यू, रेगुलेशन इज रेगुलेशन 13 से रिलेटेड है। व्हाई दे हैव एडेड रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म। रेगुलेशन 13 जो था ना पहले, रेगुलेशन 13 क्या था, इंटरनल कमिटी। आई होप एवरीवन इज अवेयर इंटरनल कमिटी। रेगुलेशन 13 में क्या अमेंडमेंट हुआ है टॉयल से, रेगुलेशन 13 में देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं क्या अमेंडमेंट हुआ है रेगुलेशन 13 में, जिससे आपको पता चलेगा कि रेगुलेशन 6 के अंदर हमने रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स क्यों ऐड किया। रेगुलेशन 13 में देखो मैंने क्या कट किया है, और नॉट एक्सीडिंग 15 वर्किंग डेज का है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अरे भाई जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट जाता है, आपका एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट पहले किसके पास वेरिफिकेशन जाता है, इंटरनल कमिटी के पास। इंटरनल कमिटी आपका एप्लीकेशन पढ़ने के बाद, इंटरनल कमिटी आपका एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हो सकता है आपको कहे कि आप रिवाइज्ड एप्लीकेशन फाइल करो। इंटरनल कमिटी ने आपका एप्लीकेशन पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि आपके एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं, आपके एप्लीकेशन में कुछ जानकारी अधूरी है, तो इंटरनल कमिटी आपको कह सकती है कि आप रिवाइज्ड सेटलमेंट एप्लीकेशन दो। तो इंटरनल कमिटी ने जब आपको कहा कि रिवाइज सेटलमेंट एप्लीकेशन आपको देना है, तो रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स आपको सबमिट करने होते हैं विद इन 15 वर्किंग डेज।
जो भी इंटरनल कमेटी कहती है उसके विद इन 15 वर्किंग डेज आपको रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स देने हैं फ्रॉम द इंटरनल कमेटी मीटिंग। इंटरनल कमेटी ने जिस दिन आपकी मीटिंग कॉल करके आपको कहा कि आपके सेटलमेंट के टर्म्स रिवाइज करने हैं, उसके 15 दिनों में आपको क्या करना है, वो रिवाइज सेटलमेंट टर्म्स देने। अगर 15 दिनों में नहीं दिया तो ऐसे केस में पहले क्या था, आपको एडिशनल टाइम लिमिट दिया जाता था और एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन देना पड़ता था सेटलमेंट के लिए। अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। व्हाट डज द लॉ सेज, प्लीज सी। नाउ दे से, नाउ applicant does not submit or delays the submission of information document or revised settlement terms as called for by the board. Impact क्या है इससे? What is the impact of this addition? Application may also be rejected if the applicant does not submit or delays the submission of revised settlement terms or any other information document as called for by SEBI. The word revised settlement terms has been specifically added by the amendment. और ये कहां से add हुआ है मैं बता रहा हूं। This has been added from this regulation. देखो मैं कैसे लिंक कर रहा हूं। ये जो है ये अमेंडमेंट रेगुलेशन 13 के वजह से आया। रेगुलेशन 13 कहता है require the applicant to comply with certain conditions within specified time for consideration of application for settlement. To permit the applicant to submit revised settlement terms within a period not exceeding 15 working days. Now says from the date of the internal committee meeting. पहले क्या था 10 working days, अब 15 working days है। So what has been omitted, जो मैंने कहा this part has been omitted। पहले जो था आफ्टर 10 वर्किंग डेज बट विद इन 10 वर्किंग डेज उसका कंसिडर किया जाएगा 10% उसे सेटलमेंट अमाउंट ज्यादा देना पड़ेगा। नाउ इट इज नॉट देयर। मतलब भैया सेटलमेंट का एप्लीकेशन तुम्हें 60 दिनों में देना है। सेटलमेंट एप्लीकेशन नोटिस या सप्लीमेंट्री नोटिस विच इज लेटर मिलने के 60 दिन में देना है। इंटरनल कमिटी ने तुम्हें रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स फाइल करने के लिए कहा तो उनका नोटिस मिलने के 15 दिनों में रिवाइज्ड सेटलमेंट टर्म्स देना है। दैट्स इट। मतलब जो एक्स्ट्रा सेटलमेंट अमाउंट वाला पॉइंट था वो अब यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं है। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझा है why your application now says application can be rejected if the information is not submitted, document is not submitted, or the revised settlement terms are not submitted or delayed in submitted as called by the board. Now again I'll come to this regulation. आपका एप्लीकेशन कौन से ग्राउंड्स पर रिजेक्ट होगा? कितने ग्राउंड्स पड़े थे? ऑन हाउ मेनी ग्राउंड द एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड? फिर से बोल, ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स द एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड? ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स द एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड? 5 ग्राउंड्स, करेक्ट। इन 5 ग्राउंड्स के अलावा एक और 6th ग्राउंड दे हैव एडेड। ए बी सी डी ई के बाद एक नया ग्राउंड ऐड किया एफ सेज 6EF ऐड हुआ है और कहता है where the applicant fails to comply with the condition precedent for settlement within the time as required by internal committee। अरे भाई यहां पर जो भी ये प्रेसिडेंट कंडीशन है ए टू ई अगर उस एप्लीकेंट ने क्या कहा है fails to comply with the precedent मतलब क्या ऊपर दिए हुए ए टू ई कंडीशंस within the given time एज रिक्वायर्ड बाय इंटरनल कमिटी तो ऐसे केस में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। मतलब क्या इंटरनल कमिटी ने दिए हुए टाइम के अंदर अगर आपने कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दिस इज द न्यू एडिशन। न्यू एडिशन क्या है? क्लॉज एफ where the applicant fails to comply with the conditions precedent for settlement within the time as required by internal committee। internal committee ने दिए हुए टाइम के अंदर आपने ऊपर दिए हुए ए टू ई में से कोई भी कंडीशन अगर इंटरनल कमिटी ने दिया है वो आपने फुलफिल नहीं किया दिए हुए टाइम में तब भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। अब मुझे कुछ लोग बोलते हैं सर व्हाट इज दिस? भैया उन्होंने क्लॉज सी में क्या लिखा था? एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अपीयर डज नॉट अपीयर बिफोर द इंटरनल कमिटी ऑन मोर देन वन ओकेजन। मतलब क्या? पहली बार आप अपीयर हुए, दूसरी बार आपको फिर से कॉल किया गया। पहली बार आप दिए हुए समय में अपीयर हुए, दूसरी बार फिर से कॉल किया गया, दूसरी बार आप दिए हुए समय में अपीयर नहीं हुए, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अरे समझ आए कि नहीं सबको? तो व्हाट इज दैट पॉइंट दे हैव एडेड?
फेलियर टू कंप्लाई विद द कंडीशंस प्रेसिडेंट विद इन द टाइम एज रिक्वायर्ड बाय इंटरनल कमिटी। अरे बोलो भाई, क्लियर है तो यस सर बोलो, या दो थम्स अप करो, दो थम्स अप। This is the new addition. So now on how many grounds your application can be rejected? Your settlement application can be rejected now on 6 grounds. Settlement application can be rejected now on 6 ground. Which is the 6th ground? The 6th ground says you failed to comply with the precedent conditions within the time as required by internal committee. Internal committee दिए हुए टाइम के अंदर अगर आपने कंडीशंस को कंप्लाई नहीं किया तब भी आपका सेटलमेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा। अरे बोलो बाबा। सो मैं जानबूझकर मॉड्यूल आपके सामने रख रहा हूं सो दैट यू कैन इजीली चेंज अकॉर्डिंगली, मेक द एडिशन इन योर मॉड्यूल। इस ई के बाद एफ पॉइंट आपको ऐड करना है मॉड्यूल में। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे रहा हूं दोस्तों, ध्यान सुनना। चैप्टर नंबर 7 जो है रिलीफ एंड रेमेडीज, इसमें आप देखना काफी रेगुलेशंस में एडिशंस है, ओमिशंस है। ध्यान से सुनना, आपको इस चैप्टर पर गारंटेड 8 मार्क का इस पर्टिकुलर पार्ट पर क्वेश्चन आना ही चाहिए। हो सकता है वो अमेंडमेंट अपडेशन पर ना आए, सेबी के सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स को लेकर आए, किसी और पार्ट को आए जो अमेंडमेंट अपडेशन नहीं है, बट सेबी के सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स को लेकर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेबी के सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स को लेकर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो रेगुलेशन 6 है, इस रेगुलेशन 6 में हमने कितने ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हुए देखा है। पहला ग्राउंड, आपने सेबी के कम्युनिकेशन को रिफ्यूज किया है रिस्पॉन्ड करने से, या आपने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। आपने सेबी का कम्युनिकेशन एक तो रिसीव करने से रिफ्यूज किया है, या सेबी के कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, या फिर आपको सेबी ने कॉल की हुई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या रिवाइज सेटलमेंट टर्म आपने सबमिट नहीं किया है या देर से सबमिट किया है, या फिर आप इंटरनल कमेटी के सामने एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं हुए, या फिर आपने जो अंडरटेकिंग और वेवर दिया था उसका वायलेशन किया है, या फिर आपने सेटलमेंट के अमाउंट को दिए हुए समय में फाइल नहीं किया है, पे नहीं किया है, या फिर आपने जो ऊपर के कंडीशंस थे वो दिए हुए इंटरनल कमेटी के टाइम के अंदर कंप्लेन नहीं किया है। ऊपर 1 to 5 की कंडीशंस इंटरनल कमेटी ने जो टाइम लिमिट दिया था उस टाइम लिमिट में आपने फुलफिल नहीं किया है, तब भी आपका एप्लीकेशन इंटरनल कमेटी रिजेक्ट कर सकता है। अगर मुझे आगे बढ़ने की आज्ञा होगी तो मैं आगे बढ़ता हूं। शैल आई अमेंडमेंट टू रेगुलेशन 9। ए बी बोलो, आप आगे बढ़ो। डिम्पल, आई एक्सप्लेन दैट अगेन। ए बी, आप आगे बढ़ो क्विकली। अगर आप ए बी बोलोगे तो आप आगे बढ़ो बोलूंगा मैं। यस सर। दोस्तों लास्ट 10 मिनट्स एंड आवर डिस्कशन विल गेट ओवर। व्हाट इज दिस? ये है रेगुलेशन 9। नाउ व्हाट डज द रेगुलेशन 9 सेज? रेगुलेशन 9 यहां पर है। रेगुलेशन 9 कहता है सेटलमेंट टर्म्स। सेटलमेंट टर्म्स आप सबने पढ़ा है। सेटलमेंट टर्म्स दो तरह के होता है। एक होता है सेटलमेंट टर्म्स विच इज सेटलमेंट अमाउंट, दैट इज मॉनेटरी, एंड एक होता है नॉन मॉनेटरी। एक होता है मॉनेटरी टर्म्स और एक होता है नॉन मॉनेटरी टर्म्स। सेटलमेंट टर्म्स में सेटलमेंट अमाउंट मतलब हम कहते हैं मॉनेटरी, तो सेटलमेंट के टर्म्स मॉनेटरी होंगे और दूसरा नॉन मॉनेटरी होंगे। तो सेबी नॉन मॉनेटरी टर्म्स में क्या क्या एक्शन ले सकता है सेटलमेंट के लिए, ऐसे ए टू आई क्या दिए, नॉन मॉनेटरी टर्म्स दिए। उस ए टू आई नॉन मॉनेटरी टर्म्स में एक नया नॉन मॉनेटरी टर्म ऐड हुआ है, एंड दैट इज नॉन मॉनेटरी टर्म। सेटलमेंट टर्म्स में वो कहते हैं अगर सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट का ऑर्डर आता है, सेटलमेंट ऑर्डर में सेबी नॉन मॉनेटरी टर्म्स में उस व्यक्ति को जिसके साथ सेटलमेंट हुआ है रिस्ट्रेन कर सकती है। रिस्ट्रेन मतलब स्टॉप फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट and prohibit from buying or selling or otherwise dealing in securities directly or indirectly and associating with the securities market in any manner for a specific period. Real life में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड DHFL के जो ओनर है
टीएचएफएल कंपनी के जो ओनर प्रमोटर है उनको सेबी ने इस पर्टिकुलर रेगुलेशन 9 के एडेड अमेंडमेंट के तहत रोका हुआ है फ्रॉम एक्सेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। सेटलमेंट टर्म्स में नया एडिशन क्या हुआ है? अगर आप पढ़ोगे सेटलमेंट टर्म्स में सस्पेंशन था ऑफ बिजनेस, एग्जिट फ्रॉम मैनेजमेंट था, डिसगॉर्जमेंट था, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्टिंग एज पार्टनर था, कैंसल सिक्योरिटीज एंड रिड्यूस होल्डिंग्स था, लॉक इन ऑफ सिक्योरिटीज था, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनहांस्ड पॉलिसीज था, प्रोवाइड एनहांस्ड ट्रेनिंग था, सबमिट टू एनहांस्ड इंटरनल ऑडिट था। ये सब है। इसके अलावा एडिशनल क्या हुआ है कि उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस करने से रोका जाएगा या प्रोहिबिट किया जाएगा फ्रॉम बाइंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज। ये सेम एक्शन से भी क्या इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट आने पर भी सेबी जो एक्शन लेता है उसमें भी सेबी एक्शन लेता है। सेटलमेंट का ये जो एक्शन है रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सेसिंग, ये सेम एक्शन सेबी इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी लेता है। यहां पे सेटलमेंट में जो एडिशन हुआ है ये सेम इन्वेस्टिगेशन होने पर भी एक्शन लिया जाता है। पर यस और नो, हैव यू अंडरस्टूड दैट न्यू पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के बाद व्हाट इज द जे पॉइंट एडेड? जे पॉइंट सेज दिस। क्लियर? तो एक थम्स अप कर दो। क्लियर? तो एक थम्स अप कर दो। दिस नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स विच हैज बीन नाउ ए से लेकर आय नहीं है, ए से लेकर जे तक है, तो कुल मिलाकर एल से नाउ देर आर 10 सेटलमेंट टर्म्स नॉन मॉनेटरी, 10 नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स। कितने हैं? 10 नॉन मॉनेटरी सेटलमेंट टर्म्स। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है मॉडल में, आप देखना, सेटलमेंट अमाउंट एक्सक्लूडिंग द लीगल कॉस्ट, सेटलमेंट अमाउंट एक्सक्लूडिंग द लीगल कॉस्ट एंड डिस्गॉर्ज अमाउंट दिया। लीगल कॉस्ट मतलब सेटलमेंट अमाउंट माइनस लीगल कॉस्ट प्लस डिस्गॉर्ज अमाउंट। लीगल कॉस्ट और डिस्गॉर्ज अमाउंट को लेस किया जाएगा सेटलमेंट अमाउंट से और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा करना है। अब लीगल कॉस्ट का डेफिनेशन कहता है, लीगल कॉस्ट कहता है लीगल कॉस्ट शैल इंक्लूड लिक्विडेटेड कॉस्ट एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। पहले लीगल कॉस्ट में क्या आता था? लिक्विडेटेड कॉस्ट एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। अब नया एडिशन कहता है लीगल कॉस्ट हैज बीन अमेंडेड includes other expenses incurred by the board in any other proceeding before any court or tribunal। मतलब लीगल कॉस्ट में लिक्विडेटेड कॉस्ट के अलावा अल से प्लस एनी अदर कॉस्ट incurred by board in any other proceeding before any court ऑब्लिक ट्रिब्यूनल। तो भैया सेबी के बोर्ड ने किसी और प्रोसीडिंग के तहत किसी कोर्ट के सामने क्या उस सेटलमेंट एप्लीकेशन, देखो आप सबने ये पढ़ा है जो भी सेटलमेंट का एप्लीकेशन है वो कंसोलिडेटेड एप्लीकेशन दिया जाएगा। मतलब एक व्यक्ति जब सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन देता है उसके खिलाफ जितने अलग अलग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है उन सारे प्रोसीडिंग्स के एप्लीकेशन सेटलमेंट को एप्लीकेशन को कंसोलिडेट किया जाएगा और एक ही एप्लीकेशन दिया जाएगा। मतलब अलग अलग प्रोसीडिंग्स को कंसोलिडेट करके एक ही सेटलमेंट एप्लीकेशन होगा। मैं ध्यान सुना, अलग अलग प्रोसीडिंग्स को कंसोलिडेट करके एक ही सेटलमेंट एप्लीकेशन दिया जाएगा। ये लॉ कहता है जब तुम्हारे अलग अलग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है एक ही सेटलमेंट एप्लीकेशन आएगा तो लीगल कॉस्ट में किसी और प्रोसीडिंग के तहत कोई खर्चा होगा वो भी उस लीगल कॉस्ट के अंदर ऐड किया जाएगा। दैट इज द एडिशन इन द डेफिनेशन ऑफ लीगल कॉस्ट। अरे यस और नो समझा है तो यस सर बोलो। एंड देन द लास्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 15 में दिया है। नाउ व्हाट इज द रेगुलेशन 15 अमेंडमेंट? मैं मॉडल में आता हूं, दिखाता हूं। हाई पावर एडवाइजरी कमेटी अमेंडमेंट क्या है? एक्शन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर एडवाइजरी कमेटी रेगुलेशन 15 में अमेंडमेंट क्या है? देखो आप ये जो है अमेंडमेंट रेगुलेशन 15 के अंदर, नाउ द लॉ सेज it has been omitted, so the now this part, so what is the
अमेंडमेंट, देयर इज नो अमेंडमेंट, देयर इज ओमिशन। जो भी सेटलमेंट का अमाउंट है, जिस दिन नोटिस ऑफ डिमांड मिलेगा, नोटिस ऑफ डिमांड मिलने के 30 डेज के अंदर, बेटा ज्योति थोड़ा सब्र करो, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बाद में, डोंट वरी। जो भी सेटलमेंट का अमाउंट है, सेटलमेंट का अमाउंट सी, इधर कट हो गया कनेक्शन, वेदर यू आर एबल टू सी, आई डोंट नो। ओके, सेटलमेंट का अमाउंट जिस दिन आपको डिमांड नोटिस मिलेगा, डिमांड नोटिस मिलने के 30 डेज के अंदर आपको जमा करना है। डिमांड नोटिस मिलने के 30 डेज में आपको जमा करना है। पहले क्या था, अगर आपने 30 डेज में जमा नहीं किया तो आपको एडिशनल टाइम लिमिट मिलता था, बट एडिशनल टाइम लिमिट मिलने पर आपको क्या, एडिशनल टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज मिलता था, बट उसमें आपको एडिशनल कॉम्पे क्या देना पड़ता था, एडिशनल आपको सेटलमेंट का पैसा देना पड़ता था। अब आपको किसी भी हालत में सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो कितने दिन में देना है, 30 डेज में। सो व्हाट दे हैव omitted now, these 30 days can be extended for reasons to be recorded by 60 calendar days only after receipt of application seeking extension of time. So now there is no extension in time limit for paying the settlement amount. There is no extension in time limit for paying the settlement amount. The law says omitting the provision for allowing extension of time limit for remitting the settlement amount. Omitting the provision for allowing the extension of time limit for settling the settlement amount. Omitting मतलब आपको सेटलमेंट का अमाउंट कितने दिनों में देना है, 30 कैलेंडर डेज में देना है। किसी भी हालत में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। दैट इज द ओनली व्हाट एडिशन, और वी कैन से ओमिशन इन रेगुलेशन 15 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। जो पहले था सेटलमेंट का अमाउंट आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस मैनर में दे सकते हो या एनी अदर ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो। नाउ दे से यू कैन पे द सेटलमेंट अमाउंट थ्रू डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस। एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और एनी अदर ऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड की जगह अब क्या ऐड हुआ है, डेडिकेटेड पेमेंट गेटवे, व्हिच इज नॉट एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बट यू मस्ट नो दैट कंप्लीट्स आवर अमेंडमेंट पार्ट। हे भगवान, अमेंडमेंट ठोको ताली गदो, ठोको ताली। वी हैव कंप्लीटेड दिस डिस्कशन ऑफ अमेंडमेंट।